आज का जो विषय है वो अच्छा नहीं है, एक बुरा विषय है। तो फिर सवाल उठता है कि मैं ऐसा विषय लेकर ही क्यों आया। उसका कारण है समाज के प्रति भी तो हमारा कुछ दायित्व बनता है। मैं ज्योतिषी हूं तो समाज के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। तो इसलिए बच्चों के माता पिता को समझाने के उद्देश्य से मैं ये बुरा योग लेकर आया कि अगर ऐसा योग है आपके बच्चे की कुंडली में तो आपको क्या करना है। आप थंबनेल में देखा होगा अनियंत्रित काम वासना और कृष्ण की गीता। तो जो कृष्ण की गीता है इसके बारे में इसका क्या संबंध है ये हम बाद में विचार करेंगे। इस पहले तो हम देख लें कि ये योग कौन सा है। सभी लोग जानते हैं लगभग कि यदि शुक्र और मंगल युति हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। और उसका कारण है कि ये जो शुक्र है, शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र काम वासना का कारक है। शुक्र वीर्य का कारक है। शुक्र वैवाहिक संबंध का कारक है। और मंगल ये अग्नि तत्व का क्रूर ग्रह है। तो शुक्र जो इसकी जो काम भावना है उस काम भावना की अग्नि को ये मंगल प्रज्वलित कर देता है, बहुत भड़का देता है। तो फिर ऐसे लोगों की के मन में एक विकृत काम वासना जन्म लेती है। और यही कार्य अगर शुक्र के साथ राहु हो तो राहु भी यही कार्य करता है, क्योंकि राहु एक गंदा ग्रह है, राक्षस है, षड्यंत्रकारी है, गुप्त संबंध बनाता है और अपराध का कारक, जेल का कारक सब राहु है। तो अगर राहु भी शनि के साथ स्थित है तब भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर शुक्र मंगल या शुक्र राहु कुंडली में कहीं भी स्थित हो तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये कर्क लग्न की कुंडली है, अब यहां पर देखिए कि शुक्र केंद्र भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का, और मंगल त्रिकोण का स्वामी है। मंगल इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है, दशम का स्वामी भी है, पंचम का स्वामी भी है, और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी। अब अगर ये शुक्र और मंगल यहां स्थित हो तो क्या हम ऐसा कह सकेंगे विकृत काम वासना? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यहां पर मंगल शुभ त्रिकोण का स्वामी है और सर्वश्रेष्ठ केंद्र का स्वामी है। एक क्रूर ग्रह
यदि केंद्र का स्वामी होता है तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाती है, वो तटस्थ हो जाता है। और फिर यदि ऐसे ग्रह की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ जाए तो वो और अब बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे ग्रह को जिसकी एक राशि केंद्र में हो और दूसरी राशि त्रिकोण में हो तो उसे राजयोग कारक ग्रह कहते हैं। राजयोग कारक ग्रह बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। तो मंगल यहां शुभ हो गया। शुक्र केंद्र का स्वामी है। अब शुक्र और मंगल, शुक्र केंद्र का स्वामी, मंगल त्रिकोण का स्वामी, यानी इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो ये केंद्र और विष्णु और लक्ष्मी का मिलन कहलाता है। केंद्र भाव विष्णु भाव कहलाते हैं और त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव कहलाते हैं। तो लक्ष्मी और विष्णु का मिलन, और इसलिए ऐसे योग को राजयोग की संज्ञा दी गई है। तो अगर शुक्र मंगल यहां बैठे हैं तो ये दोनों मिलकर राजयोग बना रहे हैं और दशम भाव में, तो ये कैरियर के लिए बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल होगी आपको। दूसरी बात, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। जो चतुर्थ भाव किन बातों के लिए जाना जाता है? भूमि, भवन, अचल संपत्ति और वाहन। वाहन का कारक शुक्र है और भूमि भवन का कारक मंगल है। दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति सब कुछ होगा। तो ये युति बुरी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी है। अब ये युति यहां भी अगर बनती है तो भी बुरा नहीं है। बस अंतर इतना ही आएगा कि यहां पर मंगल दिग्बली हो जाता है, उसे दिशा बल प्राप्त हो जाता है, और शुक्र को दिशा बल यहां प्राप्त नहीं होता है। ये उल्टा हो जाएगा, शुक्र को यहां दिशा बल प्राप्त हो जाएगा और मंगल को दिशा बल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर ये युति पीड़ित नहीं है तो चाहे वो चतुर्थ भाव में हो या लग्न में हो, सप्तम में भी होंगे तो भी बुरा नहीं होगा। जबकि सप्तम भाव भोग का भाव कहलाता है, वैवाहिक जीवन का, वहां भी बुरा नहीं होगा। यहां पर शुक्र मित्र राशि में स्थित होगा और राजयोग कारक ग्रह मंगल यहां पर उच्च राशि में होगा और काहल योग बनाएगा। तो केंद्र में ये युति अच्छी है, त्रिकोण में भी ये युति बहुत अच्छी है। ये युति अगर एकादश भाव में बनती है तो भी बहुत अच्छी है, द्वितीय भाव में बनती है तो भी अच्छी है। तो इस युति को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। लेकिन अब ये युति, इसी तरह मंगल की जगह आप राहु को रखकर देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर मंगल नहीं है, शुक्र है और इसके साथ में राहु बैठा है। अब राहु मेष राशि, मंगल की राशि, शत्रु की राशि में है। यहां पर राहु शुक्र को पीड़ित भी करता है। लेकिन अगर इसका राशि स्वामी मंगल अच्छा है, बलवान है, जैसे मंगल अगर यहां अपनी राशि में स्थित है पंचम भाव में, या मंगल यहां लग्न में स्थित है, अब आप इसको नीच राशि में समझ लीजिएगा। यहां पर यह अच्छा फल देगा मंगल। मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी है इस पर, वो आप देख लेना। तो मंगल यहां पर स्थित हो तो मंगल अच्छा है, बुरा नहीं है। मंगल यहां भी होगा तो भी अच्छा है, मंगल यहां होगा तो भी अच्छा है, बशर्ते कि उसे अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए और अन्य अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति
यदि मंगल बलवान है, यानी शुक्र और राहु का राशि बलवान है, तो फिर यहां पर शुक्र राहु की युति भी बुरा फल नहीं देगी। इसी तरह अन्य शुभ भावों में भी यदि शुक्र राहु स्थित है और ये युति बुरी नहीं है, उनका राशि स्वामी बलवान है, नवांश में भी बलवान है, षटबल में भी बलवान है, तो ये युति बुरा फल नहीं करती है। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि शुक्र के साथ राहु होगा या शुक्र के साथ मंगल होगा तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये करियर के लिए अच्छा शुक्र और मंगल अगर मिलते हैं और शुक्र ज्यादा पीड़ित हो जाता है मंगल के द्वारा, तो फिर वाहन से एक्सीडेंट का योग जरूर बनता है, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है और मंगल चोट का कारक है, बहते हुए रक्त का कारक है। तो इसलिए शुक्र मंगल की युति वाहन से एक्सीडेंट भी करवा देती है, बशर्ते कि ये बुरे भाव में हो और पीड़ित हो। तो हम फिलहाल ये यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसा नहीं है कि आप शुक्र मंगल या शुक्र राहु को आप देख लें और गलतफहमी में पड़ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। शुक्र मंगल के बारे में अभी मैंने बताया कि शुक्र का एक कारकत्व काम वासना है, प्रेम है और वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है, वैवाहिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंध रखता है। अब ये काम वासना का कारक है और मंगल अग्निमय ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो शुक्र की काम वासना को प्रज्वलित कर देता है, भड़का देता है, तीव्र कर देता है। और अब राहु, यदि ये तीनों ग्रह एक साथ स्थित हों तो एक तो नीम और ऊपर से एक तो पहले ही करेला और फिर ऊपर से नीम चढ़ा। अब ये योग बहुत बुरा योग हो गया। अब इसका देखिए यहां पर कारण क्या है कि अब ये दो क्रूर ग्रह हो गए, मंगल और राहु, और यहां पर इन दोनों के बीच शुक्र पिस गया, शुक्र बहुत पीड़ित हो जाएगा। अब पूरी तरह से इन दोनों ने शुक्र को कैप्चर कर लिया है, तो अब ये दोनों अपना पूरा प्रभाव, अपना गुण शुक्र पर लाद देंगे। तो अब यहां पर ये युति अगर बुरे भाव में है, ये युति यदि बुरे भाव में, तो फिर इसको हम बुरा योग कह सकते हैं। कैसे? ये युति सप्तम भाव में अगर ये युति है तो इसको हम बुरा योग कह सकते हैं। द्वादश भाव में है तो भी हम इस योग को बुरा कहेंगे, और कारण ये है कि सप्तम भाव और द्वादश भाव दोनों ही भोग के भाव हैं। सप्तम भाव तो काम त्रिकोण भी है, काम त्रिकोण हमारी कुंडली में 3 होते हैं, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। तो सप्तम भाव तो काम त्रिकोण भी है, भोग का भाव भी है, क्योंकि ये विवाह और वैवाहिक जीवन का भाव है, और द्वादश भाव भी यहां भोग का भाव है। तो अगर ये युति जो बुरी युति है, ये युति
अगर सप्तम में या द्वादश में होती है तो चारित्रिक रूप से ये अच्छा योग नहीं है। ऐसे लोगों की जो काम भावना है वो विकृत रूप ले लेती है। तो अब यही युति अगर एकादश में बैठ हो जाए या पंचम भाव में, तब भी ऐसा होगा, क्योंकि यहां से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है और शुक्र प्रेम का कारक है, तब भी यही स्थिति होगी। तो ये मैंने आपको अभी 4 भाव बताए हैं और मैंने ये बताया कि अगर ये 3 ग्रहों की युति आपके इन 4 भावों में है तो ऐसे व्यक्ति की काम भावना विकृत रूप ले लेती है। अब इसके अलावा अष्टम भाव ये सबसे बुरा भाव है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, यहां गुप्त संबंध भी यहीं से देखते हैं। ये बड़ी दुर्घटनाओं का, ये षड्यंत्र का भाव है, ये अपराध का भाव है। तो अष्टम भाव बहुत बुरा भाव। अब अगर यहां पर मंगल, राहु और शुक्र ये स्थित हो जाते हैं तो फिर जो अभी मैंने आपको बताया कि काम भावना विकृत रूप ले लेती है, अब यहां स्थित हो जाने से अपराध का जन्म होता है। अष्टम भाव यहां पर अपराध का भी जन्म होता है। अब अपराध जिसकी कुंडली में है वो करेगा या उसके साथ होगा, ये 2 बातें हैं। तो यदि अब देखिए क्या है, सबसे पहले ये अगर इन 3 ग्रहों की युति है तो काम भावना विकृत रूप ले लेती है, बहुत ज्यादा होती है, अनियंत्रित होती है और सबसे पहले मन में विचार आते हैं। सबसे पहले मन में विचार आते हैं, इसके बाद मन में विचार आने के बाद उन विचारों को व्यक्ति कार्य रूप में परिणित करता है। तो सबसे पहला अंग जो है, पॉइंट जो है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा आपका शुभ है और बलवान है तो वो किसी भी बुरी बात का विरोध करता है, मन स्थिर होता है, बैलेंस बनाकर रखता है, रोकता है। लेकिन यदि चंद्रमा निर्बल है, कमजोर है, तो फिर ये चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। चंद्रमा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मन कमजोर हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो पहले चंद्रमा को देखना, इसके बाद यदि लग्न और लग्नेश को देखना है। यदि आपका चंद्रमा बलवान है, लग्न और लग्नेश
ये दोनों बलवान हैं। अगर ये तीनों बलवान हैं और लग्नेश का संबंध भी कहीं त्रिक भाव से हो जाए, 6, 8, 12 भाव से हो जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपराध करता है। जिसका चंद्रमा बलवान है, लग्न और लग्नेश बलवान है, और लग्नेश का संबंध यदि 6, 8, 12 भाव से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपराध करता है। लेकिन जिसका चंद्रमा कमजोर है, लग्न लग्नेश ये कमजोर है, लग्न लग्नेश पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है। ये अंतर है। अपराधी और पीड़ित में ये अंतर आएगा कि यदि जिसका लग्न लग्नेश चंद्रमा बलवान है, लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 भाव से है, या लग्न का संबंध 6, 8, 12 भाव से है, लग्न पर क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो जब लग्न पर क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो स्वभाव में क्रूरता आती है। यदि चंद्रमा पर क्रूर प्रभाव है तो मन में भी क्रूरता आती है। तो अगर ये चीजें हैं तो व्यक्ति अपराध करता है। लेकिन यदि आपका चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, लग्न लग्नेश कमजोर है, पीड़ित है, तो फिर इसका अर्थ यह है कि अपराध आपके साथ हो सकता है। और कब होगा ये तो बुरे ग्रहों की दशाएं बताएंगी। 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रहों की अंतरदशा, मैं खास करके अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की बात कर रहा हूं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी अथवा इन भावों में बैठे हुए ग्रहों की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में यह संभावना होती है। इसके अलावा चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या, चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा, महीने में ये 4 दिन भी अच्छे नहीं होते हैं। पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा और पूर्णिमा के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि, चंद्रमा बहुत बलवान हो जाता है और इतना बलवान हो जाता है कि वो अनियंत्रित हो जाता है। अधिकांश पागल लोग पूर्णिमा के ही आसपास पागल होते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा पूर्णिमा के ही आसपास आता है। इसी तरह अमावस्या के आसपास, क्योंकि अमावस्या के समय चंद्र अस्त होने वाला, चंद्रमा उस समय क्रूर एवं अशुभ ग्रह होता है और अस्त होने वाला होता है, बिल्कुल कमजोर। तो ये 4 तिथियां हैं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बुरे भाव यानी त्रिक भाव, और वहां बैठे हुए ग्रह, इनकी अंतर और प्रत्यंतर दशा में ये संभावना बनती है। अब कृष्ण की गीता शब्द का अर्थ क्या है? ये माता पिता के लिए है ये वीडियो। अगर आपके बच्चे में ये युति कहीं बुरे भाव में दिखाई पड़ती है, खास करके अष्टम भाव सबसे पहला नंबर, सेकंड नंबर द्वादश भाव, थर्ड नंबर 7th भाव, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और क्या करना है? बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालने, धार्मिक संस्कार डालने, बच्चे को
भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। भगवत गीता सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है हमारे यहाँ। तो भगवत गीता का पाठ बहुत जरूरी है। बचपन से ये आदत डालनी होगी और अच्छे संस्कार देने होंगे और धार्मिक संस्कार देने होंगे। यही एकमात्र उपाय है। तो बचपन से ही ये चीजें करनी होंगी। बड़ा होने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे फिर ज्योतिषियों के पास जाएं या तांत्रिकों के पास जाएं। जो घटना लिखी है वो होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कृष्ण की गीता, भगवत गीता का पाठ करना। इसके अलावा अन्य देवी देवता का भी आप पाठ करवा सकते हैं, लेकिन भगवत गीता बहुत अच्छे संस्कार भरती है बच्चों में। तो ये प्रायोरिटी पर इसीलिए बता रहा हूं। और अच्छे संस्कार देना है। इसके अलावा उनके बच्चों के जो मित्र हैं उन पर ध्यान रखना है और अपने आसपास भी ध्यान देना है। कौन आदमी कैसा है, किससे ये दोस्ती कर रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल आपको रखना है। तो ये जो योग है, अच्छा ये मैंने जो भाव बताए हैं यहीं पर चिंतित होने की ज्यादा आवश्यकता है। और अगर है आपकी कुंडली में तो किसी आप अच्छे ज्योतिषी को दिखा लें। बहुत बार देखिए ऐसा होता है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो लोग समझ बैठते हैं और बोल देते हैं लोगों को कि ये इसके साथ ऐसा घटित होगा, वैसा घटित होगा, अल्पायु होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। पंचम और अष्टम भाव में एक बात कॉमन है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही इस पर एक वीडियो दिया था। किसी ने उनको डरा, अब उनके ये ग्रह यहाँ पर तीन बैठे हैं पंचमेश के साथ में, तो उन्हें डरा दिया गया कि इसके साथ अपराध होगा और ये अल्पायु होगी लड़की। मैंने देखा तो वो रिसर्चर की कुंडली थी, तो मेरा वीडियो बना है, आप देख लीजिए। क्या है, अल्पायु नहीं रिसर्चर की कुंडली है, ऐसा थंबनेल है। इसके अलावा इसके पहले भी मैंने पंचमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन के कई अर्थ होते हैं, केवल अपराध नहीं होता है, कई अर्थ निकलते हैं। तो वो समझने की आवश्यकता है, बहुत सोच समझकर, क्योंकि इन दोनों में एक और याद आ रहा है मुझे, काफी पहले वो वीडियो बनाया होगा मैंने। बेटी मिलिट्री में या पुलिस में ऑफिसर बनेगी, ऐसा कुछ थंबनेल होगा। ये 2-3 साल पहले की बात है। उनको भी किसी ने यही सब चीजें बताई थी और उसमें मुझे जो दिखाई पड़ा, मैं लॉजिक हमेशा देता हूं, तो आप वो मेरा वीडियो देखिए। तो केवल इस युति को देखकर घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक युति कई तरह के अर्थ उसके होते हैं, कौन सा अर्थ फलित होगा यह समझना एक गूढ़ विषय है। इसलिए 5 मिनट या 25 मिनट में कुंडली का विश्लेषण नहीं हुआ करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी ज्योतिष क्लास चल रही है, आप लोग अभी भी अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मुझसे कोई वीडियो अगर चाहिए किसी विषय पर,
तो मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा मैं किसी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहता हूं। आपकी इच्छा है तो आप करें, अच्छा है। आप नहीं करते हैं तो प्रभु की इच्छा है। कर्म करना हमारा काम है। चलिए, आप सभी लोगों को नमस्कार।